बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने सेकंड क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बारे में कुछ बात की थी थोड़ा बहुत, और इसके विस्पर थ्योरी की भी हमने पढ़ा था। विस्पर थ्योरी का मकसद ये था कि इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इस तरह अरेंज होगी जिसमें रिपल्शन मिनिमाइज़ होगी, क्योंकि नेचर में जो भी चीज़ है वो चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, एनर्जी मेरी कम हो जाए और मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो इसलिए हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है। अच्छा, तो स्टेबिलिटी के लिए विस्पर का थ्योरी विस्पर का थ्योरी हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमें ये पता चल गया कि विस्पर की थ्योरी हमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बारे में बात नहीं करता। तो ये विस्पर थ्योरी का एक लिमिटेशन है। तो आज पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उस लिमिटेशन को पूरा करते हुए किस तरह है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या कंसेप्ट है आज पढ़ते हैं। विस्पर थ्योरी है वाइड एक्सेप्टेंस। विस्पर थ्योरी की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा वाइड है। बहुत ज़्यादा लोग विस्पर थ्योरी के ऊपर बिलीव करती है और उसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि विस्पर ने एक ऐसे वक्त में थ्योरी को पेश किया था जिस वक्त में कोई स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल और इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं थी लोगों को। तो बहरहाल विस्पर की एक वाइड एक्सेप्टेंस है बट कैन नॉट एक्सप्लेन। लेकिन विस्पर थ्योरी की लिमिटेशन ये है, इस वक्त तक महदूद है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह शेयर हो रहे हैं दोनों एटम्स के दरमियान। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो इसको हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या? बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी विस्पर थ्योरी बॉन्ड फॉर्मेशन को एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए ये विस्पर थ्योरी की लिमिटेशन है। तो जब विस्पर थ्योरी नहीं फुलफिल कर सकती, उस पर पूरा नहीं उतर सकती है, तो इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सामने आ गई। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें ये बात बताई कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के दरमियान किस तरह शेयर होती है, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स एटम के दरमियान कौन से इलाके में मौजूद होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है, उनकी एनर्जी लेवल्स क्या होती है और इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह होती है। ये थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सक्सेसफुल पॉइंट्स। चलो पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अजम्पशंस क्या है। फॉलोइंग आर द अजम्पशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड इज परफॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है हमें कि हमेशा दो एटम्स के साथ, एक एटम और दूसरी एटम के साथ अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद हो, इस तरह एक ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड हो, जो पूरा ना हो, तो हमेशा दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा। मतलब एक हाइड्रोजन है तो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में, तो 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और मौजूद है अभी एक इलेक्ट्रॉन, तो s हाफ फिल्ड है इस कंडीशन में। और दूसरा हाइड्रोजन जो है इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो भी हाफ फिल्ड है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है कि ये दोनों हाइड्रोजन अपने 1s और 1s ऑर्बिटल को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और नेट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ये पहला अजम्पशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ये लेट सपोज 1s ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल वो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। अच्छा, तो ये 1s ऑर्बिटल है एक हाइड्रोजन की और ये 1s ऑर्बिटल है दूसरे हाइड्रोजन की। ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा, इस तरह एक ओवरलैप करेगा। जब ओवरलैप करेगा तो दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ पैक्स्ड हो जाएंगे और इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ पैक्स्ड हो जाएंगे और इसको हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या? बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके साथ ये भी याद रखिए कि जब s ऑर्बिटल ओवरलैप करती है तो इसको हम कहते हैं ss ओवरलैप। क्या? इसके बरक्स अगर ये s हो और ये दूसरे एटम की p ऑर्बिटल हो लेकिन हाफ फिल्ड हो और s के साथ एक एटम की s के साथ वो ओवरलैप हो, तो इसको हम कहेंगे sp ओवरलैप। क्या? और ये डिटेल में आने वाले हैं। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट है, आप समझ गए। अच्छा, दूसरे पॉइंट को आते हैं, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओवरलैप्ड ऑर्बिटल विल बी अपोजिट। ये ओवरलैप जो रीजन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है 2 इलेक्ट्रॉन, जब हाफ फील्ड है तो मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जब फुल फील्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ओवरलैप्ड रीजन में मौजूद हो तो इसकी स्पिन हमेशा अपोजिट होगी। और ये आपको पहले से पता है,
हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में कि हमेशा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी अपोजिट। व्हाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू हैव नो मैग्नेटिक फील्ड, एटम की नेट मैग्नेटिक फील्ड की जीरो करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट स्पीड लाजमी है। अच्छा, तो ये दूसरा पॉइंट है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ओवरलैप्ड ऑर्बिटल विल बी अपोजिट। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी लोकलाइज्ड इन बिटवीन। यहाँ पे मैंने शेयर नहीं लिखना चाहिए था, मैंने शेयर्ड लिखना चाहिए था, क्योंकि पहले पॉइंट में आ गया है, जुमले के सर में आ गया है, तो इसलिए मैंने शेयर्ड लिखना चाहिए था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी लोकलाइज्ड इन बिटवीन, दोनों ओवरलैप्ड ऑर्बिटल की यानी दोनों एटम्स की एग्जैक्ट मिड पॉइंट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, लोकलाइज्ड होंगे। इसका मतलब ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये नहीं बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर पर है वो फिर मोशन कर रही होती है। अगर मोशन कर रही होती है तो ये तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन गया। इसलिए हम कहते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड होते हैं इन दोनों एटम्स के दरमियान। ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरे हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है और ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जैक्टली लोकेटेड इन द सेंटर। ये हमें बताती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी लोकलाइज्ड इन बिटवीन। अब आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ एप्लीकेशंस को जो हमें एक्सप्लेन करते हैं। एक है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड। सिंपली आपने ज़हन में याद रखना है, सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को हम पाई बॉन्ड्स कहते हैं। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड क्या होती है? मैंने लिखा है स्ट्रांग बॉन्ड, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। अब क्यों वीक है आते हैं आखिर में इंशाल्लाह ताला। सिंगल बॉन्ड हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन सेंटर ऑफ बोथ एटम्स। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड होता है, दोनों एटम्स इकट्ठे हो जाते हैं और सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं लोकलाइज्ड, इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये है, लेट सपोज ये सिग्मा बॉन्ड है, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ इकट्ठे होके एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्या? तो इलेक्ट्रॉन सेंटर में होते हैं। क्या? सेंटर्ड में होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड हम उस बॉन्ड को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड होते हैं सेंटर में और सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। तो हमने इसमें एक बात लिखी है SS ओवरलैप। क्या? इसमें आता है SP ओवरलैप। SP ओवरलैप किस केस, कौन सी केस में है? HCl के केस में, हाइड्रोजन क्लोराइड जब बनती है तो इसमें हाइड्रोजन के साथ 1s ऑर्बिटल है ना, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो क्लोरीन की फाइनल इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर होती है। जब फाइनल क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन होती है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होती है, तो इस हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इस क्लोरीन की p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करती है। चूँकि p का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, पी का स्ट्रक्चर इस तरह होता है और इसका स्ट्रक्चर राउंड होता है, जो कि हमेशा हमने डिस्कस किया है, बार बार आते हैं सामने। तो ये एस ऑर्बिटल इस क्लोरीन की पी ऑर्बिटल के साथ इस तरह ओवरलैप करती है। ओवरलैप क्या है? एक दूसरे के कुछ पार्ट दरमियान में कुछ पार्ट को शेयर करने को हम क्या कहते हैं? ओवरलैप कहते हैं। अच्छा, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल ये दोनों एक दूसरे के साथ अब क्या है? ओवरलैप्ड है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए तो दरमियान वाले हिस्से में दो इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड हो गए। लेकिन ये बॉन्ड HCl में, हाइड्रोजन क्लोराइड में हमेशा बॉन्ड सिंगल होती है। जब सिंगल बॉन्ड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्या? सिग्मा बॉन्ड। और हाइड्रोजन क्लोराइड को हम बार बार लिखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला इस तरह है, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसमें सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, ये है सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड को आते हैं डबल बॉन्ड हैविंग इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेंटर से कुछ दूर है। आप लोग देखें ये ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन के केस में दोनों ऑक्सीजन के दरमियान ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड्स है ना। अच्छा, बॉन्ड्स को आते हैं ये किस तरह सेटिस्फाइड होते हैं? ये ओजोन नहीं है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। सो 1s2 2s2 2p4 1s2 तो 1s2 पुल हो गया, SS ओवरलैप, इसके बारे में हमारा कोई, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, 2s2 ये भी पूरा हो गया। हम आते हैं P को। P हाफिड है ना, एक ऑक्सीजन के P ऑर्बिटल्स दूसरे ऑक्सीजन की P ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं। अच्छा, ओवरलैप किस तरह होती है? P के साथ कितने ऑर्बिटल्स है? 3, PX PY एंड PZ, तीनों के साथ इलेक्ट्रॉन्स है। PX इस तरह लीनियर ओवरलैप करते हैं PX दूसरे ऑक्सीजन के साथ। क्या? जब लीनियर ओवरलैप होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो दोनों एटॉमिक ऑक्सीजन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड यानी एक सिंगल बॉन्ड तो बन गया। अभी तक ये क्लियर है हमें। अब दूसरा बॉन्ड किस तरह बनता है? इसके साथ ये PY है ना,
यहाँ पे मैं कंप्लीट कंसेप्ट को नहीं बता सकता। ये आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज में। जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ेंगे तो कंप्लीट आपको जहन में कंसेप्ट आ जाएगा। सिर्फ आप पाई बांड को समझे। ये पाई बांड, ये px है ना, py है लेट सपोज, और ये pz है। 3 ऑर्बिटल है ना, ये एक ऑर्बिटल, ये काला जो मैंने लिखा है ये एक ऑर्बिटल है px। ये जो मैंने ग्रीन लिखा है ये दोनों एटम्स के y ऑर्बिटल्स है यानी py, और ये जो मैंने ब्लू लिखा है ये जो है ये pz ऑर्बिटल्स है। अच्छा, इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है pz में, और इस py में भी एक इलेक्ट्रॉन है। py और दूसरे एटम की, एक ऑक्सीजन की py दूसरे ऑक्सीजन की py के साथ जब बॉन्ड फॉर्मेशन करती है तो ये कुछ इस तरह करती है कि साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, उस डायरेक्शन से आके, यानी सेंटर से नहीं आते हैं, उस डायरेक्शन से आके आर पार उस डायरेक्शन से अक्रॉस डायरेक्शन से आके एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। तो ये एक पोल में एक बॉन्ड है और दूसरे पोल में दूसरा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, और दो py आप वन एटम एंड py आप अदर एटम, इस दोनों के दरमियान एक और बॉन्ड हो गया। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 2 बॉन्ड हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। तो इस तरह इस ऑक्सीजन के दरमियान कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, एक स्ट्रक्चर जो बनने वाला था ये तो हमें पता था कि लीनियर ओवरलैप की वजह से बन गया, लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर साइड वाइज ओवरलैप से बन गया। समझ गए यहाँ तक? ये साइड वाइज ओवरलैप है, ये ओवरलैप साइड वाइज है, ये लीनियर नहीं है, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, बल्कि ये साइड वाइज एक दूसरे के साथ अटैच्ड है ऑर्बिटल। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पाई बांड, या ये वीक बांड होते हैं, इसको हम वीक बांड्स भी कहते हैं। अच्छा, वीक बांड सिंगल डबल कोवेलेंट बांड वीक की होती है, डबल बांड पाई बांड ये इसलिए वीक होती है, ये सिग्मा बांड जो है इसके बिल्कुल दोनों एटम्स के सेंटर्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेंटर में होती है तो दोनों एटम्स उसकी कंप्लीट हिफाजत के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई साइड से नहीं आ सकता कि इलेक्ट्रॉन्स को चोरी कर ले। अच्छा, जब ये नहीं कर सकता तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्टेबल है, लोकलाइज्ड है, और इस वजह से ये एटम, ये बॉन्ड स्टेबल है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम के सेंटर एक ऑक्सीजन का ये है और दूसरे ऑक्सीजन का ये है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के सेंटर से दूर वाक़या है। जब इलेक्ट्रॉन्स दूर वाक़या है, साइड वाइज वाक़या है, तो कोई भी एटम, कोई भी कैटाइन आ सकता है ताकि इलेक्ट्रॉन को स्टील कर दे, इलेक्ट्रॉन को चोरी कर दे। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली दूसरे एटम्स के साथ बांड कर सकते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि पाई बांड कमज़ोर होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बांड। मैंने इसलिए लिखा कि सिग्मा बांड हमेशा सिंगल होता है और पाई बांड डबल होता है, सिग्मा बांड स्ट्रांग होता है और पाई बांड वीक होता है। एस ओवरलैप और पी ओवरलैप और एस ओवरलैप को आपने समझ लिया। आपने बुक भी देखना है, बुक में अगर कोई मसला होगा तो कल आप पूछ लें, इंशाअल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं है? अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।